हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हो, चाहे वो एलटी हो, जीआईसी हो, नेट हो, पीसीटी, टीजीटी, ये क्वेश्चन हम जितने भी लिए हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न हमने लिए कहाँ से हैं? तो ये आज के जितने प्रश्न हैं ये सभी के सभी ये प्रोटीन से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। और प्रोटीन से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम एक एक करके सब पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? दाल में कौन कौन से अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो दाल में ऐसे कौन कौन से अमीनो अम्ल है यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड है जिनका क्या होता है, जिनका दाल में अभाव होता है। तो कौन कौन से अमीनो अम्ल का अभाव होता है दाल में? ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। किसका किसका अभाव होता है दाल में? ट्रिप्टोफैन, थियोनिन और तीसरा कौन सा है? मिथियोनिन। मिथियोनिन ये तीन ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जिनका क्या होता है, जिनकी जो है दाल में इनका ये बहुत ही कम मात्रा में पाए यानी कि ना के बराबर ये पाए जाते हैं। कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं? ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। इनका जो है क्या है, ये दाल में इनका अभाव होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, दाल में कौन कौन से अमीनो अम्ल का अभाव होता है? ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। अब यहाँ अमीनो अम्ल की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। कौन कौन से हैं? 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 कौन से हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब 10 एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल पहले हम देखते हैं कहते किसे हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वो ऐसे अमीनो अम्ल है जिनकी जो है मात्रा क्या होती है, इनको हमें बाहर से लेने यानी कि भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। और जो नॉन एसेंशियल यानी कि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है, इन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका निर्माण हमारे शरीर में क्या होता है, स्वतः हो जाता है। तो उसे हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनको हमें भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो 10 है। और वो कौन कौन से हैं? तो हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलैनीन, वेलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन तथा मिथियोनिन। ये क्या है? तो ये हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और अगर हम नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या भी 10 है। और वो कौन कौन से हैं? तो उनकी जो संख्या है वो 10 है। और कौन कौन से हैं? पहला जो है प्रोलीन है, एलानिन है, एस्प्राजीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, स्पार्टेट है, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन तथा सेरीन। ये क्या है? ये 10 जो है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो ये जो क्या, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो हमने अमीनो अम्ल के बारे में देख लिया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे शरीर में जो है ये अमीनो अम्ल जब हम अगर ले रहे हैं, प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, तो ये अपने सबसे सरलतम रूप किसमें टूटता है? तो यानी कि प्रोटीन अपने सबसे सरलतम इकाई किसमें टूटता है? तो अमीनो अम्ल में टूटता है। किसमें टूटता है? तो अमीनो अम्ल में टूटता है। और अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमीनो अम्ल किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तो अमीनो अम्ल किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो किस बॉन्ड के द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। प्रोटीन क्या है? सबसे सरलतम इसकी इकाई क्या है? प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड है। ये जो है प्रोटीन जो है जल अपघटन के बाद वो क्या करता है, अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। जल अपघटन के बाद ये क्या होता है, अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूटता है। कौन सा? प्रोटीन। तो ये कुछ जो क्वेश्चन थे बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है। अब जो है यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं यहाँ। अच्छा, दाल से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दाल में जो सफेद झाग होता है वो उसको हम क्या कहते हैं और वो क्या हमारे शरीर के लिए क्या नुकसानदायक है? तो ये जो दाल में जो सफेद झाग बनता है उसे हम सैपोनिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो सैपोनिन कहते हैं। और ये जो सैपोनिन है ये क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये जो दाल में सफेद झाग बनता है उसे हम सैपोनिन कहते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार पूछे जाते हैं और जो यहाँ से बन सकते हैं, हमने उसको देख लिया। आप इसको रख लीजिए कि कौन से आवश्यक अमीनो में यानी कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं।
प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रोटीन जो है मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा, अमीनो अम्ल में। किसमें अवशोषित किए जाते हैं, अमीनो अम्ल में। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या है। तो प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या है, तो अमीनो एसिड है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हमारा, प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, तो अमीनो अम्ल के रूप में। अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। हमने तो अमीनो अम्ल को देख लिया कि अमीनो एसिड कितने हैं, 20 है, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। अभी हमने इस पर डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन की खोज किसने की है, कब की है, और प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन कैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है या मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एक एक करके हम इसको भी देख लेते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन की खोज कब और किसने की है, तो प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डे नामक वैज्ञानिक या रसायन शास्त्री ने की है। किसने की है, तो मुल्डे नामक वैज्ञानिक ने की है प्रोटीन की खोज। अब प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, प्रोटीन जो है ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या प्रथम स्थान पर रहने वाला। ये क्या है, तो ये प्रोटीन का जो है अर्थ है। प्रोटीन की भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। अब हम देखते हैं ये प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला कहता है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेल है, यानी कि कोशिका है। तो सेल से किसका निर्माण होता है, तो सेल से जो है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर की रचना होती है, यानी कि इसके बाद ऑर्गन सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है, यानी कि एक बॉडी का निर्माण होता है। तो पहले क्या होता है, सेल यानी कि सेल यानी कोशिका बनता है, कोशिका से टिश्यू यानी ऊतक बनता है, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन यानी अंग बनता है, ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनता है। इसके बाद क्या होता है, सबको मिला के क्या बनता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ जो है प्रोटीन का कार्य क्या है, तो ये कोशिका का निर्माण करता है और पुरानी कोशिका के टूट फूट की क्या करता है, ये मरम्मत करता है। तो इसलिए इसे जो है किस स्थान पर रखा गया है, तो प्रोटीन को प्रथम स्थान पर ये रखा गया है, इसलिए इसे प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला कहा जाता है। अच्छा, प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये भी पूछा जाता है कि किस रोग में जो है प्रोटीन जो है कम नहीं दिया जाता है, कम मात्रा में क्या कि नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है किस रोग में, तो कम प्रोटीन वाला आहार किस रोग में दिया जाता है, तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया रोग में क्या करते हैं, हम जो है प्रोटीन नहीं खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम जो है पीलिया में जो है हमारा लिवर क्या होता है, डैमेज होता है। इस वजह से हम प्रोटीन क्या करते हैं, उसमें बैन करते हैं, प्रोटीन नहीं दिया जाता है। तो कम प्रोटीन वाला यानी कम दिया जाता है, कम प्रोटीन वाला आहार किसमें दिया जाता है, तो जॉन्डिस यानी पीलिया में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कम प्रोटीन वाला आहार किस रोग में दिया जाता है, तो जो है पीलिया में, उसमें कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। तो अमीनो एसिड जो है नियासिन का प्रारंभिक रूप है। तो अमीनो एसिड जो है नियासिन का प्रारंभिक रूप क्या है, तो ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन क्या है, ट्रिप्टोफेन जो है अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, ट्रिप्टोफेन। अच्छा, हम अगर कितना हम ट्रिप्टोफेन ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं तो हमारे शरीर में जाकर वो कितने एमजी जो है नियासिन में बदलता है। तो अगर हम 60 mg ट्रिप्टोफेन ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर 1 mg नियासिन में बदल जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। तो कितना mg ट्रिप्टोफेन लेते हैं हम, तो 60 mg ट्रिप्टोफेन लेने पर 60 mg ट्रिप्टोफेन लेने पर ये कितना किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो 1 mg नियासिन में ये परिवर्तित होता है।
अब हम थोड़ा सा नियासिन के बारे में देखते हैं। तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। नियासिन जो है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा रोग में 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस पेलेग्रा रोग को हम 3DS नामक रोग भी कहते हैं। तो उसमें कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? तो डायरिया, डिमेंशिया तथा डर्मेटाइटिस। कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं 3DS में? डायरिया, डिमेंशिया तथा डर्मेटाइटिस। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। और उसमें 3 सिम्टम्स कौन कौन से हैं? डायरिया, डिमेंशिया तथा डर्मेटाइटिस। उसे 3DS नामक रोग भी कहते हैं, जिसे पेलेग्रा रोग को। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट थे यहाँ से क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो ऐसा कौन सा जो है कौन सा मान है जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो कौन सा बताता है? NPU। NPU क्या करता है? NPU इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। क्या है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मान जो है प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में क्या करता है? ये बताता है। तो ये आपका फुल फॉर्म पूछा भी जाता है कि NPU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ये क्वेश्चन ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है। अब ये प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से, संयुक्त कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ प्रोटीन की अगर बात हो तो एक बार हम प्रोटीन के बारे में इसको और देखते हैं कि प्रोटीन का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है गुणवत्ता के आधार पर करते हैं, प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर करते हैं। और तीसरा क्या है? हम इसकी प्राप्ति के आधार यानी प्रोटीन की प्राप्ति के आधार पर करते हैं कि प्रोटीन हमें एनिमल से कैसे प्राप्त हो रहा है और वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि अगर गुणवत्ता के आधार पर हम देख रहे हैं तो इसको कितने भागों में बांटते हैं। तो प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला तो पूर्ण प्रोटीन है, दूसरा आंशिक प्रोटीन, तीसरा क्या है? अपूर्ण प्रोटीन। ये तो गुणवत्ता के आधार पर हो गया। अगर हम इसकी जो है घुलनशीलता के आधार पर देखें तो घुलनशीलता के आधार पर भी इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो साधारण प्रोटीन हुआ, संयुग्मित प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन। इसको भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं। अगर वही हम प्राप्ति के आधार पर बात करें तो प्रोटीन प्राप्ति के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? वनस्पति जगत से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो हमें एनिमल जगत से प्राप्त होती है। और उत्तम कोटि का प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें एनिमल जगत से प्राप्त होता है। उसमें पहला नाम क्या आता है? एग आता है, यानी अंडा। अंडा से हमें सबसे अच्छा यानी कि उत्तम जगत की जो प्रोटीन प्राप्त होती है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो एग से प्राप्त होता है। एग से हमें बहुत उत्तम प्रोटीन प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें वानस्पतिक जगत से, तो वानस्पतिक जगत से जो हमें अच्छी प्रोटीन प्राप्त होती है वो क्या है? सोयाबीन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अगर बात करें प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है सोयाबीन हुआ, दाल हुआ, चना हुआ, राजमा हुआ, इन सभी में क्या है? इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अगर एनिमल जगत की बात करें तो एनिमल सोर्सेस में क्या होता है? अंडा हुआ, मांस, मछली, दूध, इन सभी में क्या होता है? प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो है अगर वनस्पति जगत से सबसे अच्छी मात्रा में किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। अगर एनिमल सोर्सेस की बात करें तो एनिमल जगत से हमें अंडे से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि उत्तम प्रोटीन हमें एग से ही प्राप्त होता है, यानी एनिमल सोर्सेस से ही प्राप्त होते हैं। तो ये तो कुछ प्रोटीन के बारे में थे। इसको हमने देख लिया कि इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन और कैलोरी की जब ये संयुक्त कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? तो मरासमस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मरासमस। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से मरासमस रोग होता है। वहां तब जहां मरासमस नाम आ रहा है तो वही हम देखते हैं क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होने वाला रोग है? क्वाशियोरकर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रोटीन से ये पूछा जाता है
कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन के अंतर्गत आता है? हीमोग्लोबिन जो है ये संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आता है। अब संयुक्त प्रोटीन में और कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? तो संयुक्त प्रोटीन जो है, पहले तो हम देखते हैं संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं। तो ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी जो है उसमें क्या होते हैं, अन्य पोषक तत्व के अणु भी उसमें मौजूद होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। अब संयुक्त प्रोटीन में पहला नाम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हीमोग्लोबिन है। और उसमें कौन कौन से संयुक्त प्रोटीन में आते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन, लिस्थोप्रोटीन और जो है हीमोग्लोबिन। ये क्या है? ये जो है संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है कि जो है अपूर्ण प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। इसमें जो है जिलेटिन के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण क्या है? जिलेटिन। जो फलों में पाया जाने वाला जिलेटिन किसका उदाहरण है? तो ये अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। अब अपूर्ण प्रोटीन और कौन कौन से होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, इसका उदाहरण और कौन सा है? तो कंदमूल हुआ, साग सब्जी, फल, मक्के की जो जीन होती है, जीन प्रोटीन, और फलों में जो है जिलेटिन। ये क्या है? ये अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण हैं। और संयुक्त प्रोटीन तो हमने देख लिया। संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन तथा लिस्थोप्रोटीन। ये सभी क्या है? तो ये सभी संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अभी तक तो हीमोग्लोबिन पूछा गया है, लेकिन आगे इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि इसमें संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए है कि मरासमस रोग कितने उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, कितने आयु तक? और क्वाशियोरकर रोग, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि मरासमस रोग कितने उम्र तक के बच्चों में देखने को मिलता है और क्वाशियोरकर रोग किस उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन क्या है? ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। कौन कौन से? सिस्टीन तथा मिथियोनिन। सिस्टीन तथा मिथियोनिन ये क्या है? तो ये जो हमारे सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो प्रोटीन से बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।